Good evening, everybody. बच्चे, in the previous class we had started up with atoms and molecules, और उसके अंदर हमने बच्चे symbols किए थे, chemical symbols related to atoms और elements you can say. और बच्चे हमने डिस्कशन की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आल्सो. ओके, हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो लास्ट हमने डिस्कस की थी. हमने डिस्कस किया था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो आज बच्चे हम नया टॉपिक एक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक मास. ओके, एटॉमिक मास का क्या मतलब है? वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिलेट. हम किस चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम. एटम का मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. पर बच्चे यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल. ओके, द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल. ऑलराइट, अब इमेजिन करो कि आपको एटम का मास मेजर करना है. बच्चे, डू यू थिंक इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू पिक अप एन एटम? एक एटम को पिक करके उसको हम एक स्केल पे या बीम बैलेंस पे रख लें या तराजू पे रख लें और उसका मास मेजर कर लें. इज दैट पॉसिबल? आपको लगता है ऐसा हम कर पाएंगे? एटम तो बहुत ही छोटा है ना. ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि उसको उठा के एक तराजू पे रख लें और उसका मास निकाल लें. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो बच्चे फिर हम इसका मास कैसे मेजर करेंगे? हाउ विल वी मेजर इट्स मास? मास तो मेजर करना ही है, क्योंकि हमें बच्चे बहुत सारी ऐसी आप कह सकते हो रिलेशंस हैं, या हमें अगर कोई और इसके बारे में हमें इन्फ्रेंस या कंक्लूजन निकालना होता है तो हमें वहां एटम के मास के बारे में जानकारी होनी चाहिए. ओके, तो बच्चे ग्रेजुअली केमिस्ट ने ये चीज रियलाइज करी कि आप एटम का एब्सोल्यूट मास तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. ओके, एब्सोल्यूट मास तो अगर मैं बोलूं कि फिजिकली इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा एटम को देख के, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो बच्चे कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट मास, the calculation of absolute mass, the calculation of absolute mass by physical measuring is not possible, as size of atom is very small. As size of atom is very small. ओके, हमने बच्चे उस दिन हाइड्रोजन एटम का साइज भी लिखा था. ओके, हमने उस दिन सीखा था कि हम यूनिट्स कौन से यूज करते हैं. वी यूज द यूनिट्स ऑफ नैनोमीटर. ऑलराइट, और जो सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन, दैट्स इक्विवेलेंट टू अबाउट 10 raised to power -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम. ओके, बहुत ही छोटा यूनिट है. ऑलराइट, ये हमने उस दिन डिस्कस किया था. आई जस्ट शो इट टू यू. हमने इसका एक टेबल देखा था, हाउ बिग आर एटम्स. ऑलराइट, देखो यहाँ बच्चे आपको एटम का साइज बताया हुआ है. आई थिंक मैंने उस दिन आपको एक यूनिट लिखवाना मैं भूल गया हूँ. इट इज इक्वल टू 10 raised to power -10 मीटर. दैट इज द साइज ऑफ एन एटम. इतना छोटा यूनिट है. और बच्चे ये जो 10 raised to power -10 मीटर है उसको हम यूनिट बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? ऐसे लिखते हैं इसको. इट इज इक्वल टू 10 raised to power -10 मीटर. सो 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 10 raised to power -10 मीटर. तो यानी हाइड्रोजन एटम का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम. इतना छोटा है. तो हम इसको फिजिकली उठा के तो मेजर नहीं कर सकते. तो हमने बच्चे इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है, दैट इज कैलकुलेशन बाय रिलेटिव मास. दैट इज कैलकुलेशन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास.
और बच्चे इसके अंदर हमने फिजिकल प्रोपोर्शन का जो लॉ है उसको भी यूज किया है। आई जस्ट क्विकली स्किप थ्रू। यहां मैं आपको वही एनालॉजी देने की कोशिश करूंगा जो यहां आपको एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, ठीक है। लेट्स से बच्चे अब एक फ्रूट सेलर के पास गए, यू वेंट टू अ फ्रूट सेलर। अब बच्चे उस फ्रूट सेलर के पास तराजू तो है, पर उसके पास वेट करने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास 1 kg 2 kg जैसे वो वेट्स होते हैं ना, उसके पास वो वेट नहीं है। तो बच्चे उस फ्रूट सेलर ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला। व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ लार्ज वाटरमेलन, और इस लार्ज वाटरमेलन को उसने 12 पीसेस में कट कर लिया। ओके, 12 इक्वल पीसेस में कट कर लिया। अब इन 12 पीसेस को ही यूज करके वो दूसरी चीजों का वेट निकाल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहां दिखाया है, ही प्लेस्ड 2 एप्पल्स, ही प्लेस्ड 2 एप्पल्स ऑन वन साइड, और एक साइड उसने 1 वाटरमेलन का पीस रख दिया। तो बच्चे स्केल इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स द मास ऑफ 2 एप्पल्स, द मास ऑफ 2 एप्पल्स इट इज इक्वल टू 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। यही बनेगा ना। तो बच्चे एक एप्पल का मास कितना होगा अगर मैं ये रिलेशन देखूं? सो मास ऑफ 1 एप्पल इट वुड बी इक्वल टू हाफ पीस ऑफ वाटरमेलन। ओके, कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो बच्चे ऐसा ही कुछ हमने किसके साथ किया है? वी हैव एक्चुअली यूज द सेम मेथड, वी हैव यूज द सेम मेथड विद एटम्स। एटम्स जब अपने अलावा किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो बच्चे दे डू इट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। हमने एक लिखा था ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन गिवन बाय प्राउस्ट। ही सेड एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड कॉम्पोजिशन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो बच्चे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, लेट्स से यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चे अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें, सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. Okay, 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. All right, so in other words, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, in other words what is happening, carbon combines 4/3 times its mass of oxygen. 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो बच्चे कार्बन अपने से कितने ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है? 4/3 टाइम्स। ओके, और बच्चे इस तरीके से मास को कंपेयर करके हमने क्या किया? वी ट्राई टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, और इसके लिए हम बच्चे अर्लियर एक यूनिट यूज करते थे विच वाज नोन एज AMU। द अर्लियर यूनिट यूज्ड वाज नोन एज AMU। AMU का क्या फुल फॉर्म है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और बच्चे ये जो यूनिट है ये किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने ये यूनिट जो है उसको फॉर्मुलेट किया है। ओके, बट ग्रेजुअली बच्चे अब जो AMU है उस यूनिट को हमने कैसे रिप्लेस किया है? वी हैव रिप्लेस्ड इट एज U, ऑलराइट, व्हिच इज नोन एज यूनिफाइड मास। अब बच्चे यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब अर्लियर रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पे वर्क हो रहा था तो हमने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया एंड दैट वाज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया जिसके साथ कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट का मासेस निकालते थे। ओके, पर ग्रेजुअली बच्चे जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के साथ निकालते गए तो वी ऑब्टेन्ड many elements in decimals और fractions, उनका मास फ्रैक्शन या डेसिमल में आता था। तो फिर बच्चे वी मूव्ड ऑन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गए, पर ऑक्सीजन के साथ भी यही प्रॉब्लम आई। फिर अब बच्चे आज जो हम यूज करते हैं दैट इज कार्बन 12। दिस इज द स्टैंडर्ड एलिमेंट जिसके एटम को हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, अब कार्बन 12, एंड दिस इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे, जो आपका मास आता है रिलेटिव मास, इट कम्स आउट टू बी होल नंबर्स, बहुत कम फ्रैक्शंस में आपके मासेस आते हैं।
तो इसलिए हम कार्बन 12 को अब क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, वी विल क्विकली राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें ये समझना है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है, आप जिस एटम का मास निकाल रहे हो, आप उसको स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपेयर करके उसका मास देख रहे हो कि वो उससे कितना टाइम हल्का है या कितना टाइम भारी है। ये एब्सोल्यूट मास नहीं है, रियलिटी वाला मास नहीं है जो रियल है, ये रिलेटिव है, प्रोपोर्शन देख रहे हैं। सो इट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स, it is number of times, it is number of times atom of an element, it is number of times atom of an element, is number of times atom of an element is heavier than one atom of carbon 12. Okay, it is number of times an atom, or you can say atom of an element is heavier than one atom of C12. उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन 12 के एक एटम से कितना ज्यादा टाइम हेवियर है। ओके, एंड दैट मास इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बच्चे इसमें यूनिट कौन सा यूज हो रहा है, यूनिट कौन सा यूज हो रहा है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, यूनिट यूज्ड इज AMU। AMU क्या था बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। पर बच्चे अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, U इज यूनिफाइड मास। ओके, तो दिस वाज अर्लियर, सबसे पहले हम इसको यूज करते थे अर्लियर, पर अब क्या यूज करते हैं, अब क्या यूज करते हैं, nowadays what are we using, we are using the unit unified mass। पहले हमने यूज किया था AMU, अब हम यूज करते हैं यूनिफाइड मास। ऑलराइट, अब बच्चे हमें डिफाइन करना है वन एटॉमिक मास यूनिट या 1U। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बच्चे इट इज डिफाइंड एज मास equivalent to 1/12 mass of C12 atom। 1U या 1 एटॉमिक मास यूनिट बच्चे किसके इक्वल है, इट इज डिफाइंड एज मास इक्विवेलेंट टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। बच्चे रिमेंबर C12 एटम वो एटम है कार्बन का जिसका मास क्या है 12। इट इज द स्टैंडर्ड एटम विच इज नाउअडेज यूज्ड। ओके, इसको हम बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, अर्लियर कहते थे, पर अब इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ऑलराइट, देखो इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ बुक में भी दी हुई है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 atomic mass unit is a mass unit equivalent to exactly 1/12 the mass of one atom of C12। और बच्चे जितने आपके एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस हैं दे आर रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड दे हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ C12। C12 के रिस्पेक्ट में हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसको समझने का आसान तरीका क्या है, जैसे मान लो ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन इज रिप्रेजेंटिंग एटम ऑफ कार्बन, watermelon is representing atom of carbon। ओके, इसको हमने 12 इक्वल पीसेस में कट कर लिया, तो हर एक पीस कितना हो गया, हर एक पीस का मास कितना हो गया, हर एक पीस का मास हो गया 1/12। फिर जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं
वो इन पीसेस से कितने हल्के या भारी हैं, उस हिसाब से हम उनको कंपेयर कर लेंगे। जैसे देखो हमने एप्पल्स रखे, 2 एप्पल्स जो है, 2 एप्पल्स दे आर इक्वल टू 1/12, यानी एक पीस वाटरमेलन का। तो एक एप्पल का मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ पीस ऑफ वाटरमेलन। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, कंपेयर करके मासेस निकालते हैं। ठीक है, आजकल तो बच्चे हमारे पास इससे भी इंप्रूव्ड डिवाइसेस हैं जहां हम बिल्कुल एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप बिल्कुल सही मास निकाल सकते हो। पर बच्चे हम एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल रहे, हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशंस में हमें इनके मासेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को भी यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर भी हम सही कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हैं। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास वाज डेवलप्ड। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, चलो। तो बच्चे यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ आपको एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इस टेबल के अंदर बच्चे आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के। वैसे तो बच्चे आपको एटॉमिक मासेस अभी याद नहीं करने हैं, यू हैव टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर दैट इज आल्सो अप टू 20। बट इफ यू कैन, अगर आप याद कर सकते हो तो इस टेबल को याद कर लो। अदरवाइज जो आगे आप न्यूमेरिकल्स करोगे जिसमें आपको एटॉमिक मास की जरूरत है, तो वहां आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा। ऑलराइट, जैसे देखो हाइड्रोजन का यहाँ 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1U। कार्बन इज स्टैंडर्ड, इसका है 12U। नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U, कैल्शियम 40U। ये देख कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो बच्चे ये उनके एटॉमिक मासेस हैं। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? आपको याद ये रखना है, हम रिलेटिव मास निकालते हैं, एब्सोल्यूट नहीं निकाल रहे। मोल कॉन्सेप्ट जब करेंगे उसमें एब्सोल्यूट मास भी निकाल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, चलो। ऑलराइट, अब बच्चे आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? तो बच्चे एटम्स जो हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो atoms cannot exist independently ओके, एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, तो दे विल अकर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम्स। तो बच्चे फर्स्ट कैटेगरी विल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, इनको कैसे डिफाइन करेंगे? these are molecules, these are molecules which have same type of atoms. These are molecules which have same type of atoms, which have same type of atoms। बच्चे जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन O3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस P4 एटसेट्रा। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट्स के। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स।
अब बच्चे when you talk about molecules of compounds, what are they? These are molecules which have different types of atoms. यानी ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के बने. These are molecules which have different type of atoms. इनके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आएगा बच्चे CO2, HCl, अमोनिया एटसेट्रा. ठीक है, जितने आपके कंपाउंड्स हैं बच्चे वो अलग अलग एलिमेंट्स के बने हैं एंड दे आर कंबाइंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास. हाँ जी रितंजय. सर तब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में सर अगर हम लोग देखें तो सर अगर एलिमेंट ले और उसी के एलिमेंट से ही हम लोग मिक्सअप करेंगे तो सर वो कंपाउंड होगा या फिर एलिमेंट होगा? मिक्सचर बनाना है. यस सर. मींस अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का ही एक और लेकर उसके साथ मिक्सअप करेंगे तो वो कंपाउंड बनेगा या फिर एलिमेंट? बेटा एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल है. कंपाउंड तब बनता है जब डिफरेंट आपके एटम्स हो. ओके सर. ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन तो बच्चे वो मॉलिक्यूल बन गया ना एलिमेंट का. कंपाउंड में क्या है, अलग अलग एटम्स है. जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है. अगर बच्चे एटम्स ही सेम होंगे तो उनको हम थोड़ी कंपाउंड कह सकते हैं. ऑलराइट, तो बच्चे ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए. अब बच्चे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा विच इज नोन एज एटॉमिसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और बच्चे एटॉमिसिटी जो है इसको यूज करके जब हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो उसमें एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? एटॉमिसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ एटम्स. एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. What do we understand by the term atomicity? Atomicity means number of atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी. ऑलराइट, अब बच्चे एटॉमिसिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे. इसमें जो पहली कैटेगरी आएगी दैट इज मोनो एटॉमिक. ओके, सबसे पहले है मोनो एटॉमिक. What do you understand by the term monoatomic? Monoatomic मतलब एक ही एटम है. Only a single atom is present. Okay, what are monoatomic molecules? They are molecules which contain only a single atom. एक ही एटम प्रेजेंट होता है. तो बच्चे जैसे एग्जांपल है नोबल गैसेस. बच्चे नोबल गैसेस जो होती हैं they exist as monoatomic molecules like argon, krypton, xenon, etc. ओके, ये ऐसे कंपाउंड आप कह सकते हो, ऐसे मॉलिक्यूल. हाँ जी आर्यन. Sir, what is meaning of noble gases? What do you understand by the term noble gases? नोबल गैसेस बच्चे वो गैसेस हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. नोबल का क्या मतलब होता है? नोबल का मतलब जो रिएक्ट नहीं करते. तो जो नोबल गैसेस हैं जैसे आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है. Helium also. हीलियम ऑल्सो. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन,
These are all noble gases. ठीक है? Okay, sir. Alright. तो बच्चे ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी टेंडेंसी क्या है? व्हाट इज देयर टेंडेंसी? दे टेंड टू रिमेन एज अ सिंगल एटम, इसलिए हम कहते हैं दे हैव अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज डायटोमिक. अब बच्चे जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव टू एटम्स. टू एटम्स आर प्रेजेंट. Two atoms are present in a molecule. तो बच्चे इसमें एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है. पर बच्चे हमें ये नहीं समझना कि सिर्फ एलिमेंट्स के ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं. इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है. This is carbon monoxide, CO, one carbon, one oxygen. You can also have nitrogen monoxide, NO. Okay. फिर आप बचे HCl, hydrogen and chlorine. तो बचे etc. You can have diatomic molecules of elements as well as diatomic molecules of compounds. ओके तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स के ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे. H2O इज नॉट डायटोमिक, इट इज ट्राइएटोमिक, क्योंकि बच्चे उसमें 2 हाइड्रोजन एटम आ गए और 1 ऑक्सीजन एटम आ गया, तो इट इज 2 + 1 3. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज ट्राइएटोमिक. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्राइएटोमिक? ट्राइएटोमिक का मतलब है बच्चे तीन एटम्स. What do you understand by triatomic? 3 atoms are present. Three atoms are present in a molecule. तो बच्चे इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ओजोन O3. You can also give example of water, CO2. Okay. Then N2O etc. तो बच्चे ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे कंपाउंड का हो चाहे एलिमेंट का हो, जिसमें 3 एटम है, उसको हम कहेंगे ट्राइएटोमिक. एटॉमिसिटी इज 3. एटॉमिसिटी इज 3 का क्या मतलब? ट्राइएटोमिक. ठीक है बच्चे. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं बच्चे जिसमें ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स हो जाते हैं, तो हम बच्चे उसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलीएटॉमिक? पॉलीएटॉमिसिटी का क्या मतलब है? द नंबर ऑफ एटम्स is more than 3. पर बच्चे देखो, कई बार टीचर क्या कहते हैं कि अगर नंबर है तो उसके साथ आप टेट्राएटॉमिक लगा दो, जैसे 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा. पर बच्चे हमें याद रखना है 3 से ऊपर चला गया तो आप उसको पॉलीएटॉमिक लिखो, आप उसमें साथ में उसकी एटॉमिसिटी मेंशन कर दो. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट्स से यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. बच्चे कैन यू टेल मी इट्स एटॉमिसिटी? इसमें कितने एटम्स हैं? काउंट करके बताइए. बच्चे इसके अंदर 7 एटम्स हैं. 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, सो इट हैज 7 एटम्स. तो बच्चे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी इज 7. Atomicity is 7. You can also say it is polyatomic. बच्चे ये दोनों साथ में मेंशन कर दो.
Atomicity is 7. It is polyatomic molecule. Alright, एक और एग्जांपल लेते हैं. Let's say you have C12H22O11. This is common sugar जो हम घर पे यूज करते हैं. Alright. Poly means many. Yes. इसमें काउंट करो कितने हैं. एटॉमिसिटी काउंट कर पाना बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप मोल कॉन्सेप्ट में मास से ही कैलकुलेट करोगे. तो 22 प्लस 12 34, 34 प्लस 11 45 एटम्स. इसके अंदर 45 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. तो बच्चे इट इज पॉलीएटॉमिक. एटॉमिसिटी इज 45. इट इज पॉलीएटॉमिक. तो बच्चे आई होप आपको समझ आ गया होगा पॉलीएटॉमिक हम किस तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको. इसको बताइए मुझे, इसको क्या लिख कर कहोगे आप. लेट्स से यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इसकी एटॉमिसिटी बताइए मुझे कितनी है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एटॉमिसिटी बताइए. 5. ओके, कैसे 5 निकली है. यू हैव 1 कैल्शियम और बच्चे ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये 2 टाइम्स है. तो यू हैव 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. So it is 2 plus 2 plus 1. So that's 5 atoms. तो बच्चे it is also polyatomic. बच्चे एटॉमिसिटी ना ध्यान से कैलकुलेट करिए. मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ओके, जरा ये देख के बताइए इसमें कितने. इट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इसके अंदर कितने एटम्स हैं, काउंट करिए. ओके, देखते हैं. यहां एक कैल्शियम है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर है. हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 3 ऑक्सीजन. तो बच्चे ब्रैकेट के अंदर देखो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 × 2 10, 10 + 1 11. तो इसके अंदर कितने एटम हैं. इट हैज 11 एटम्स. इट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक. ऑल राइट, अब मुझे ये बताइए जरा. लेट्स से यू हैव CuSO4 डॉट 5H2O. इसकी एटॉमिसिटी बताइए. CuSO4 डॉट 5H2O. This is copper sulfate pentahydrate, copper sulfate crystals. इसके एटॉमिसिटी कैसे काउंट करेंगे. Just a minute. CuSO4 डॉट 5H2. ओके, अब यहां आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. मैं आपको एक बार समझा देता हूं कैसे देखेंगे. ये है बच्चे, ये जो डॉट लगा है ना, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ लूजली बॉन्डेड है. तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर से प्लस होगा. मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस होगा. तो देखो हाइड्रोजन के कितने हैं. 5 2s are 10. हाइड्रोजन के कितने 5 2s are 10 और 5 ऑक्सीजन के हैं. 5 ऑक्सीजन के हैं तो इट वुड बिकम 15. यानी आपके पास 15 एटम्स तो यहां है. 15 एटम वाटर मॉलिक्यूल के हैं. और कॉपर सल्फेट में कितना है 1 + 1 2, 2 + 4 6. तो 6 यहां है. तो अगर मैं इसको टोटल करूं तो इट बिकम्स इक्वल टू 21 एटम्स. 15 + 6, 15 + 6 it is equal to 21 atoms.
आई होप ये समझ आ गया होगा। ये डॉट है ना, इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब ये प्लस है ये वाला। तो 5H2O यानी वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के जो 5 मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करना है। तो कॉपर इज 1, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, and here you have 15. तो 15 + 6 it is equal to 21 atoms. ठीक है बच्चे। अब बच्चे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे बच्चे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ओजोन। ओजोन इज O3, इसकी एटॉमिसिटी है ट्राइएटॉमिक। ये बच्चे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद है फॉस्फोरस। बच्चे फॉस्फोरस की जब हम बात करते हैं, फॉस्फोरस इज P4, सो इट इज पॉलीएटॉमिक। कुछ बुक्स में बच्चे इसको टेट्राएटॉमिक लिखा होता है। टेट्रा का मतलब है 4, पॉलीएटॉमिक है ये, पॉलीएटॉमिक, और साथ में इसकी एटॉमिसिटी मेंशन कर दो। एटॉमिसिटी इज 4, एटॉमिसिटी इज 4, 4 एटम। उसके बाद है बच्चे सल्फर। सल्फर का फॉर्मूला है S8। ओके, इट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक, एटॉमिसिटी इज 8। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ कॉमन है। जैसे आपको बोला जाएगा फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी कितनी है, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी बच्चे कुछ बुक्स में टेट्राएटॉमिक लिखा होता है। टेट्राएटॉमिक मींस कि इसके मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है। या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, आप कह सकते हो इट इज पॉलीएटॉमिक, एटॉमिसिटी इज 4। सल्फर पॉलीएटॉमिक, एटॉमिसिटी इज 8, एंड सो ऑन। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ऑलराइट, ठीक है बच्चे, चलो। सो बच्चे विल डू वन थिंग, आज हम यहीं रुकेंगे, वी विल स्टॉप हियर। काफी सारे बच्चे आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, आई थिंक संडे के कारण वो नहीं ज्वाइन हुए। फिर भी आज हमने बच्चे काफी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आई डोंट वांट दैट दे लूज आउट ऑन मच ऑफ द थ्योरी पार्ट। हमें बच्चे इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है, दैट इज आयंस, कटायंस। सो आई वांट दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास शुड बी प्रेजेंट। ओके, सो बच्चे हम इस ट्यूसडे क्या करेंगे, विल बी स्टार्टिंग अप विद कटायंस और फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, दैट वी विल पिक अप इन आवर नेक्स्ट क्लास। और बच्चे तब तक आपको जो मैंने एक होमवर्क पहले भी दिया था कि केमिकल सिंबल्स याद करिए। यू शुड बी फेमिलियर विद केमिकल सिंबल्स। आज भी मैं देख रहा था जब हम एटॉमिसिटी कर रहे थे, तो आप में से काफी सारे बच्चों को सी और ए को एक ही मान रहे थे, अलग अलग मान रहे थे। C and A इज सिंबल ऑफ कैल्शियम, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसको बच्चे अच्छी तरह एक बार रिवाइज करिए। सो विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चे, वी विल स्टॉप हियर टुडे।